अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों से आज बात की है और कल के इंटरव्यू पर कुछ वजाहत भी पेश की है। उन्होंने वजाहत में ये कहा है कि अगर शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं, उसका ऐलान हो जाता है, तो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जो है कुछ देर तक इल्तवा में रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त उन्होंने ये रखी है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात का ऐलान किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी भी दे दी है और धमकी में ये कहा है कि जो एहतजाज की फ़ाइनल कॉल मैंने देनी थी वो अब इसी माह देनी, यानी कि सितंबर के महीने में फ़ाइनल कॉल वो देने जा रहे हैं। देखना होगा किस किस्म की कॉल होती है, क्या वो 25 मई की तर्ज की कॉल है या इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। इमरान खान ने कुछ रजामंदी का इजहार भी किया है कि अगर इलेक्शन पर कुछ मामला तय हो जाते हैं तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ आपको आगाह करें कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ जो है वो ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। IMF का प्रोग्राम तो रिवाइव हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई में कमी नहीं हो रही और पिछले 5 माह में डॉलर की कीमत में 50 रुपये तक का इजाफा हो गया है। और शेख रशीद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इमरान खान आजकल बड़े अमरीकियों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और उस हवाले से मरीम औरंगज़ेब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने पहले तो अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी रखी और अब उनसे छुप छुप कर मुलाकातें भी कर रहे हैं। इन्हीं मामलात पर आज के इसमें हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे अमजद खान न्याजी साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे और सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं दानियाल चौधरी साहब आपकी जानिब आऊँगा। इमरान खान साहब ने अब ये कह दिया है कि सितंबर के महीने में फ़ाइनल कॉल देने जा रहे हैं, तो इस कॉल के जवाब में आप लोगों की क्या तैयारी है? और इमरान खान साहब जितना प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ प्रेशर आपको भी महसूस हो रहा है और कुछ मामला तय हो सकते हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, पहले तो जहाँ तक बात है डेडलाइन देने की, तो मेरे ख्याल से आप शायद भूल रहे हैं कि डेडलाइन पहले भी दे चुके हैं। ये डेडलाइन पहले भी हो चुकी है और डी चौक से वापस जाना पड़ गया और डी चौक तक पहुँचे नहीं बल्कि उससे पहले वापस जाना पड़ गया। तो सो बिस्मिल्लाह ये दें और करें जिस तरह एज ही वांट्स टू डू। लेकिन ये क्यों देना चाह रहे हैं कॉल, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनके सीने में दिल नहीं धड़कता। और अगर इनके सीने में दिल धड़कता होता अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, तो आज ये ऐसी बातें ना करते जब आपका आधा 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर, जब आपका मुल्क जो है तबाही की तरफ गामजन है, जहां जिस बंदे के 2 बच्चे थे वो सैलाब में बह गए हैं, उसकी दुनिया खत्म है, उसके लिए यही क़यामत है। जिसके पास 2 मवेशी थे, उसके मवेशी के जरिए मुआश वो निकल गई। आज जब दुनिया अपनी सियासत, अपनी चीजों को पीछे रख के पाकिस्तान के सैलाब की बात कर रही है, पाकिस्तान को रीबिल्डिंग द नेशन की बात कर रही है, कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा अफेक्टी है क्लाइमेट चेंज का, वो कहती है रीबिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, वहां हम आज भी मुक्के दिखा रहे हैं, वहां आज भी हम आंखें दिखा रहे हैं, वहां हम आज भी किसी को गद्दार का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और किसी को मुहब्बे वतन का दे रहे हैं, वहां हम आज भी बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं और रो पुकार और चीखे मार रहे हैं। लेकिन शायद क्या कि पाकिस्तान के मसले और मसाइल इससे बड़े नहीं है? क्या इस मुल्क के मसले इससे बड़े नहीं हैं कि आज भी हम तकरीरी वो पहले होनी चाहिए बाद में होनी चाहिए? आज इनका काम था कि इनको एक एक इलाके में जाना चाहिए। ये KP के पंजाब का हेलीकॉप्टर जो सैलाब इलाकों में इस्तेमाल होना चाहिए, उसको अपने जलसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने फंड्स, ये वही लोग हैं जो IMF की डील खराब करना चाह रहे थे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और इनकी सियासत का अंदाज है। खान साहब तो कहते हैं सारे मसाइल जो कि आपने भी फरमाए हैं, पाकिस्तान से बड़ी है, इस मुल्क से बड़ी है। उस डूबते हुए मरते हुए बच्चे के लिए इलेक्शन क्या मायने रखता है? जिसकी गंदुम सारी पूरे साल की पैदावार बह गई है, उसके लिए इलेक्शन क्या मानी रखता है? जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं आज रात के लिए, उसके लिए इलेक्शन क्या मानी रखता है? यार मुझे आप बात बताएं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि उनको रीस्टेट करना। मुझे बताएं कि जब 1/3 मुल्क डूबा हुआ है तो वो कैसे आके वोट डालेंगे? वो कैसे अपना इसको, क्या उनके लिए इलेक्शन एक प्रायोरिटी है भी? क्या उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में अपने बच्चों, अपनी औलाद को खाना देना है, अपनी बीमार बीवी का इलाज करवाना है, उस बच्चे को जिसको 50 बीमारियां लग गई हैं गंदे पानी से? वो है ये इलेक्शन है?
ये इस बंदे की अना ईगो इतनी बड़ी है कि पूरा मुल्क डुबा दे। इसकी अना अगर सेटिस्फाई ना हो तो ये कुछ नहीं करेगा। इसके साथ जो जो बंदे चलते रहे, उन्होंने उसको जो बंदा पाकिस्तान से बढ़ के, अपने मुल्क से बढ़ के अपनी जातियात को और अपनी सियासत को रखता है, क्या वो मुहिब वतन हो सकता है? इनकी एक स्टेटमेंट से पूरी आपकी एक एयरलाइंस तबाह हो गई, इनकी एक स्टेटमेंट से पूरा मुल्क की मैशत तबाह होगी। जो आज मुल्क की मैशत का हाल है, इसमें हमने क्या किया है? ये 3 अरब में ये मुल्क को बेच के आए थे, पूरे मुल्क का सौदा करके आ गए थे, और आज गरीब बंदे को भुगतना पड़ रहा है। ये बिजली के सर्फिन जो आपको चार्जेस डाल रहे हैं, ये वादे करके आए थे, ये डील्स करके आए थे, ये नेगोशिएट करके आए थे। इल्जाम ये है कि आपकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है और इन मसाइल से नहीं निपट सकती। इमरान साहब, मैं आपको बात बताता हूं, जब इनकी पिछली हुकूमत, इनको पता था पार्लियामेंट से हमारी छुट्टी हो जाएगी, तो ये बाहर से अमेरिकी खत ले आए, कहा अमेरिका की साजिश है। अब इनको पता है कि इनकी छुट्टी हो रही है हर चीज से, तो एक नया ने फितना शुरू कर दिया है। सिवाय फितना, झूठ, इनकी ना कोई पॉलिटिक्स है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल कोई स्टेचर है। ये सिवाय गद्दारी का तगमा देने के लिए, मुल्क को तोड़ने के लिए, मुल्क में डिवाइड रख के लाने के बगैर, दे हैव नो से, दे हैव नो पॉलिटिकल वैल्यू एंड दे हैव नो पॉलिटिकल सेंस। आई थिंक एज ऑफ राइट नाउ द वर्ल्ड इज गेटिंग टुगेदर टू हेल्प पाकिस्तान, टू सपोर्ट द कंट्री। और इस चीज में, इस मुश्किल टाइम में, इनको अपनी भावों, बहनों, बच्चों के शाना कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। उनकी हिम्मत बननी चाहिए, ना कि उनको कमजोर करें और एक दूसरे पे लान तान करें। ठीक हो गया। न्याजी साहब, आप दानियाल साहब की इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं? क्या यह वक्त इस सियासत का है? 1/3 पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डूबा हुआ है, और फिर इलेक्शंस की बात, मुमकिन है इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो है कि ना हम सियासत कर रहे हैं और ना हम सियासत करना चाहते हैं। हमारी जंग हकीकी आज़ादी की जंग है। हमारी आज़ादी पाकिस्तान की सॉवरेंटी की जंग है। अगर जो हम डे 1 से कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्गेनिक तरीके के साथ आए होते तो हमारे लिए मोस्ट वेलकम आते। तब्दीली आती है, जाती है, उसमें कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन जिसकी दुम पे ये चढ़ के आए हैं ना, तो वो हमें नाकाबिले कबूल है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मतलब यही है किसकी दुम पे चढ़ के आए हैं ये लोग, बताएं भी तो सही। जिनको पता है, अब जिनकी तुम पे जो चढ़ के हैं, आज अमेरिका की जो डिक्टेशन पे आ गए हैं ना यहाँ पे, तो इनको अच्छे से मालूम है। और दूसरा, हमने IMF से मुआहदा किया था, हमने IMF के आगे लेटने का मुआहदा नहीं किया था। हमने IMF के आगे वो शराइत जरूर रखी थी जिसमें गरीब की बका थी। आज दुनिया में जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत नीचे हो रही हैं, पाकिस्तान में ऊपर हो रही हैं। जहाँ पे आज पाकिस्तान के अंदर बिजली का बिल ऊपर जा रहा है और गरीब जो है वो नीचे जा रहा है। हमने ये मुआहदा नहीं किया था। हमने गरीब मुकाओ प्रोग्राम नहीं लाए थे। ये तो गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम नहीं, ये गरीब को दफन करना चाहते हैं, उसके मसाइल में इजाफा करना चाहते हैं, ये हम प्रोग्राम नहीं लाए थे। दूसरा, इनका कहना, आज अगर लोग इन पे आज इनकी प्लानिंग की वजह से सिंध में, बलूचिस्तान में लोग इन पे एतबार करने पे तैयार नहीं है। आज इमरान खान की 2 टेलीथॉन के ऊपर 10 अरब रुपए से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम दे रही है, तो इसका मतलब है कि लोग एतमाद करते हैं, लोग इनको बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। ये इनको समझ होनी चाहिए। और जिस इकोनॉमी की ये बात करते हैं, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाए थे तब हमने ये कहा था कि अब ना करें, मुल्क की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ ना करें, मुल्क को डबो देंगे। वो ही हुआ। आज आपकी इकोनॉमी बैठ गई, आपका डॉलर कहां से कहां चला गया, आप लोगों को मजीद मुश्किल में डाल गए हैं, मजीद उनको तो तकलीफ में डाल गए। वैसे ही मुश्किल में है, एक महंगाई की वजह से, एक सैलाब की वजह से। तो ये बताइए, अब 1/3 मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, इलेक्शंस हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते? मेरी पहली बात, आज इनकी काबीना 68 पे पहुंच चुकी। काबीना का साइज बढ़ गया और गरीब के लिए और इस सैलाब के मुतासरीन के लिए मुझे बताएं कि आज आपके सिंध के अंदर जो इनके नुमाइंदे हैं वो कहाँ पे हैं? आज बलूचिस्तान के अंदर इनके नुमाइंदे कहाँ पे हैं? देखें, आज ये खुद तो इनकी लीडरशिप ही गायब है, और नाम ये आगे कर देते हैं जी, उसके पीछे छुपते हैं सैलाब के। सैलाब वालों के तो ये नजदीक ही नहीं गए, उनको पहुंचा क्या है, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं? हम तो जा रहे हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फर्ज है एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक सोशल वर्कर के हमारे फराइज में शामिल है
कि हम इस मुश्किल में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जिस चीज का सहारा ले रहे हैं ना कि ये अपनी तहरीक छोड़ दे आजादी की, वो कभी नहीं छोड़ सकती। सर इसलिए इलेक्शन का भी बता दें, इलेक्शन हो भी सकते हैं नहीं हो सकते फिर, क्योंकि अभी तो पानी खड़ा हुआ है इन इलाकों में, लोग वोट डालने कैसे आएंगे? इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ हल्कों के जो इलेक्शंस हैं वो पोस्टपोन कर रहा है, तो ऐसे में जनरल इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? जनरल इलेक्शंस में इन्होंने वो साजिश के जरिए जो पोस्टपोन किए हैं, पहले इस्तीफे मंजूर किए, फिर जनाब वापस ले लिए। अब मेरी बात कहने का है कि वो जहां पे इन्होंने पोस्टपोन किए वहां तो सैलाब ही नहीं है। सैलाब जहां पे है वहां पे तो और चीज है ना। यहाँ में मुझे बता दें कि जिन हलकों पे इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए हैं, क्यों मुलतवी किए हैं? क्या वहां सैलाब आया? नहीं आया। वहां पे क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला है? नहीं है। तो फिर वजह एक ही खौफ है ना कि इमरान खान विन कर रहा है, इमरान खान के लिए लोग खड़े हैं, मसला ये है और कोई मसला ही नहीं है। ठीक हो गया, नईर साहब का पॉइंट आ गया। शौकत पराचा साहब, जो खान साहब ने एक फार्मूला, एक तजवीज़ पेश की है, आपको लगता है वो डुएबल तजवीज़ है और उस पर कुछ हो सकता है? और अगर कुछ हो सकता हुआ तो जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है, चैलेंज किया है लेजिटिमेसी को, तो वो तो फिर बात दुरुस्त साबित हो जाएगी आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। लेजिटिमेसी से ही बात शुरू कर लेते हैं। एक प्रोसेस हुआ कौमी असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर हेयरिंग की, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया जो 3 अप्रैल को होना था वो 9 अप्रैल को हुआ और कौमी असम्बली के अंदर हुआ। अगर वो लेजिटिमेसी नहीं थी तो खान साहब फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस ही ना छोड़ते। वो लेजिटिमेसी नहीं थी तो फिर असद कैसर साहब स्पीकरशिप से रिज़ाइन ना करते। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये पॉलिटिकल रेटरिक है और ये पॉलिटिकल रेटरिक इसी तरह ही चलना है। लेकिन असल जो बात आपने की, वो जो फार्मूला उन्होंने रात को दिया और आज तकरीबन सेम बात की, थोड़ी सी अल्फाज की हेर फेर थी, क्योंकि लोग रात से कह रहे थे कि जी खान साहब बिलाखिर एक्सटेंशन पे मान गए हैं। अब इसी चीज़ को आप शेख रशीद अहमद साहब के ट्वीट से क्लब करें, वो भी कह रहे हैं कि जी ये सारी सियासत नवंबर के हवाले से हो रही है। तो फिर सारी सियासत नवंबर के हवाले से हो रही है। शेख रशीद कह रहे हैं, जो खान साहब कह रहे हैं। आखिर खान साहब को या शेख रशीद को मसला नवंबर से है क्या? ये नहीं है कि कोई ऑप्शन और नहीं थे। आपने भी दुरुस्त कहा, न्याय साहब भी दुरुस्त बात कर रहे हैं, वो उनका, मैं इनकी बात कर रहा हूँ अमजद खान साहब की, कि तहरीक है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपना प्रोग्राम देना है। जहाँ लेजिटिमेसी की बात दानियाल चौधरी साहब कर गए, वो भी ठीक कर गए, क्योंकि पार्टी का पर्सपेक्टिव है, वो अपनी पार्टी का बयान कर रहे हैं। लेकिन आप और मैं जो बात हम बार बार कर रहे हैं अपने अपने चैनल पे, वो बात वही है कि लोग वाकई मर रहे हैं और इनको एहसास भी नहीं है किसी को। लेकिन पराचा साहब, आपने नवंबर की बात की है, वो बड़े लेकिन खान साहब तो सितंबर में कुछ करना चाह रहे हैं, बड़े रोड, और वो ये कह रहे हैं कि वो जो आखिरी कॉल का मामला सितंबर से आगे नहीं जाएगा। मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं। बड़े रोड पे ना कोई खाना दे के आ जाता है, आप यकीन करें हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वो भी खाना देने कोई नहीं जाएगा वहां पर। बात ये नहीं है कि सिर्फ सिंध में पानी खड़ा है। सवात से जो तबाही शुरू हुई, वो तबाही क्या खत्म हो गई? क्या जो उनके गंदम बह गई, दाने बह गए, उनका आटा बह गया सवात से, फिर चारसद्दा तबाह हुआ, नौशहरा आप नहीं गए, मैं तो नौशहरा में होके आया हूँ, फिर मैं डेरा इस्माइल खान गया हूँ, फिर मैं टांग गया हूँ। जो तबाही के मनाजिर मैंने देखे हैं, चाहिए तो ये था ये सारी सियासी एक्टिविटी रुक जाती। ये नहीं है कि सिर्फ खान साहब रोक लेते, इमरान खान, दूसरी साइड भी रुक जाती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अदालतों में जो सियासी केस पड़े हैं, भाई डैम इट बंद करें यार इसको। जिसको कोई अगर रिलीफ देना है, कोई कैदी पड़ा है, उसके तो आप केस सुने, बाकी सारे बंद करें। ये सारी तवज्जो हट रही है। पूरी कौम सुबह से लेकर शाम तक इस रौले में फंसी रहती है कि जी पता नहीं वो सजा हो रही है, पता नहीं डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है। मजाक बना के रखती है पाकिस्तान के अवाम का। अगर 33 मिलियन 3 करोड़ लोग बेघर हैं, बेआसरा हैं, उनके पास खाने का कुछ नहीं है, यहाँ रोजाना तमाशा
तो पराचा सुबह साहब से इस शुरू सब का होता है, हल क्या रात है? तक तमाशा इलेक्शंस चलता करवा दिए रहता है। जाएं, जैसे कि खान साहब कहते हैं आखिर फिर। दुनिया को हम कहते हैं कि जी हम भूखे हैं, हमारी मदद करो, और खुद हम किधर हैं? हम आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। भाई मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात के, बड़ा दुख होता है मुझे सारा कुछ देखकर, एज अ पाकिस्तानी, जर्नलिस्ट भी नहीं, एज अ पाकिस्तानी। आखिर हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं। बट वो टांक में है, डेरा इस्माइल खान है, वो नवाब शाह में है, वो रुझान में है, वो कौन है? वो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं। दुनिया को तो हम अपीलें करवा रहे हैं, फ्रेश अपील हो गई, इधर कौन कौन जाके देखेगा? नहीं, वो उधर से हकीकी आज़ादी की जंग चल रही है, इधर से डिस्क्वालिफिकेशन के मामला चल रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज है फिर। बिल्कुल, आपने जो पराचा साहब बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और तकरार की टीम भी एक पूरा हफ्ता जो है इन्हीं मुतासिरीन के साथ गुजार कर आई है, और हमने खुद ये मसाइल देखे हैं। हम डीजी खान, तोनसा, फाजिलपुर, राजनपुर, रुझान, इन सब इलाकों में बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है। इन लोगों का भी सोचना चाहिए। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस मामले पर भी बात करेंगे कि खान साहब ये कहते हैं कि अब इलेक्शन पर बात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो दीगर सियासी जमातों से तो बात नहीं कर रहे, ना उनके साथ बैठना चाहते हैं, ना उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। तो फिर ये इलेक्शन की बात वो किससे करेंगे, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ऐलान कर दे गवर्नमेंट तो उससे बातचीत हो सकती है। तो बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान साहब इतने एहतजाज कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, बार बार आपको पुकार रहे हैं कि जी आए जी इलेक्शन में मेरा मुकाबला करें, और वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट उनसे मुकाबला करने में भाग रही है और गवर्नमेंट इस चीज़ से खौफजदा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अगर अब इलेक्शन हो गए तो गवर्नमेंट के हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या कहते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी करूंगा जो पराचा साहब ने बात की, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उन्होंने हमारी जमात के ऊपर भी तनकीद की। और देखें, दो किस्म की तनकीद होती है, एक होती है तनकीद बराए तनकीद और एक तनकीद बराए इस्लाह, ठीक है ना। जो उन्होंने तनकीद की है कि हमें वाकई एज अ पोलिटिकल पार्टी, आई थिंक कि हम तमाम पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड, दे हैव फेल्ड मिजरेबली यार, वी हैव फेल्ड मिजरेबली एवरी पोलिटिकल पार्टी, कि क्या वाकई इन लोगों के, हम सियासतदानों के और लोगों के सीने में दिल नहीं धड़कता कि उनके, मैंने जाके हालात देखे हैं, जो नौशेरा की बात करती, चीज़ें फंड दे रहे हैं, कर रहे हैं, या हम अपील तो कर रहे हैं कि औरों से पैसे दो, ये करो, इसको वो करो, हम खुद कितना दे रहे हैं, खुद कितना कर रहे हैं, और औरों को तनकीद करते हैं, औरों की बातें कर रहे हैं। और मेरे न्याजी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका भतीजा हूँ, मैं इनका, आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन लेकिन ये बात बड़ी गलत है कि हम अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी ज़ातियात को, इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत बड़ा कर दिया है। हमने आज इस मुल्क के इश्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है, हमने इस मुल्क के मसाइल को पीछे छोड़ दिया है, हमने आगे आने वाले मसलों को पीछे छोड़ दिया है। जब दुनिया पूरी हमारे पीछे पड़ी हुई है, यहाँ हमें FATF से लेकर क्या क्या हो रहा, जहाँ आपका मुल्क डूबा हुआ है, उनको आप इकट्ठा करने के बजाय, उन लोगों को साथ करने के बजाय आप फिर तोड़ने की बात करते हो, आप फिर लड़ाई की बात करते हो, फिर मुल्क बंद करने की बात करते हो, फिर पार्लियामेंट पे हमले की और पार्लियामेंट को, कोर्ट्स को बंद करने की बात करते हो। आई थिंक ऑल द पोलिटिकल एक्टिविटीज, वो मेरी जमात की हो या किसी और जमात की हो, उन सबको डिफर किया जाए। आज पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा मसला कोई नहीं है कि जो डूबते हुए बच्चे को कैसे बचाना, इससे बड़ा मसला नहीं है कि जिस बंदे की जरिए मौश खत्म हो गई है, ये पानी तो 20 दिन में 25 दिन में उतर जाएगा, लेकिन जो उसके एवर लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज उतरेंगे, आएंगे, जिसने अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को चलाना था उस चावल के फील्ड से या गंदम से या कपास से, वो कैसे सरवाइव करेगा? जो हाथ देने वाले आज मांगने वाले आगे हाथ फैला रहे हैं, बिल्कुल वो कैसे सरवाइव करेंगे? दानियाल चौधरी साहब, आपने सैलाब मुतासिरीन की जो मुश्किलात गिनवाई है ना, वो आपने बिल्कुल ठीक गिनवाई हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि सैलाब से मुतासर हैं, उनकी मुश्किलात तो वैसे ही बढ़ी हुई हैं। एक वो लोग हैं जिनको सैलाब ने उस तरह से इफेक्ट नहीं किया, उनको आपकी महंगाई ने इफेक्ट किया है। उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनकी मदद के लिए क्या प्लान है आपके पास? क्योंकि लोग बहुत मुश्किल में हैं। बिजली के बिल जैसे कि बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, लोग कैसे देंगे ये बिल? देखें, अब दूसरी एक यहाँ हमने बात की कि इलेक्शंस क्यों डिफर किए गए।
मैं उसका भी बताऊं तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना क्लियर कह दिया कि हम लगे हुए हैं सैलाब ज़दगान के इलाकों में और वी कैन नॉट असिस्ट एंड वी कैन नॉट प्रोवाइड। इसी वजह से इलेक्शंस डिले किए गए थे और इसीलिए एक नया स्केड्यूल और नया शेड्यूल की देने की बात की थी। जहां तक महंगाई की बात है, देखिए हमने 300 यूनिट के ऊपर जो जो चार्जेस लगे, जो जो चीज़ें लगी उसको हमने वेव ऑफ कर दिया। लेकिन ये चार्जेस मुझे बताएं कि न्याजी साहब कह रहे थे कि हमने लेटने को तो नहीं कहा, हमने IMF से कोई क्या नया कॉन्ट्रैक्ट किया है या हमने IMF से कोई नई चीज मांगी है? IMF से तो वही कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है जो आप साइन करके आए थे, जो शर्तें और शिक्के आप कह के आए थे। और IMF की नई रिपोर्ट क्या कहती है? वो नई रिपोर्ट उनकी यही कहती है कि अगर आपको IMF ने पेमेंट्स देने में डिफर किया या लेट किया या वो सोच रहे थे कैंसिल कर दे, वो इसलिए क्योंकि आपने जो वादे किया आपने पूरा नहीं उतरे थे। आपने जो उनको कहा कि हम करेंगे उससे आप भाग रहे थे। मुझे बात बताएं कि क्या आप अपना मुल्क बैंकरप्सी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? क्या आपने मुल्क को आप श्रीलंका से बदतर और बैंकरप्ट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं जहां एलसीआं भी ना खुल सकें? देखिए ये वही मुआहदे हैं कि जो इन्होंने किए। और एक आम जुबान में मैं आपको बताऊं कि ये मकान इन्होंने किराए पे लिया था, किराए की शिक्के इन्होंने साइन की थी। अगर आज हम घुस गए हैं उसी किराए के घर में और उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वी कैन नॉट चेंज इट। ठीक हो गया जी, पॉइंट आ गया आपका। न्याजी साहब ये मकान किराए पे आपने लिया था, इसकी शिक्के आपने तय की थी। नीड्स यू मोर देन एवर एंड आफ्टर। इमरान, असल चीज है कि रीपेमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टैक्स कलेक्शन थी वो 6000 बिलियन से अबव हो गई थी। हम लोगों को रिलीफ दे रहे थे। इन्होंने जो साजिश की, उस साजिश के नतीजे में इन्होंने 3 माह में इकोनॉमी को बिठा दिया, आज भट्ठा बिठा दिया। मैंने पहले कहा, रिपीट करता हूं, आज कहां इकोनॉमी खड़ी है? आप हमारे दौर में थे, वही सिस्टम चल रहा था। हम लोगों को रिलीफ भी दे रहे थे, लोगों को इवन एहसास राशन प्रोग्राम था, सेहत का प्रोग्राम चल रहा था, उसके अलावा एहसास कफालत प्रोग्राम चल रहा था, उसके अलावा हमने किसान कार्ड दिया, ये सब चीजें चल रही थी। और कोरोना जैसे मुश्किल हालात में जहां पे दुनिया की इकोनॉमीज इतनी तेजी से रिकवर नहीं की जितनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हमने अपने लोगों को भी बचाया, हम अपने मुल्क को भी बचाया, इकोनॉमी को भी बचाया। जहां पे इंडिया जैसा मुल्क 6.6 माइनस में चला गया, वहां पे न्याजी साहब आप ये कह रहे हैं मुल्क को आपने बचाया, दानियाल साहब कह रहे हैं मुल्क को हमने बचाया, तो इस मुल्क का फिर बेड़ागर किसने कर दिया अगर आप दोनों इतने अच्छे हैं? था रीपेमेंट का। हम देखो रीपेमेंट, इन्होंने रीनेगोशिएशंस की, इन्होंने नए मुआहदात किए, उसी IMF के साथ इन्होंने दोबारा मुआहदे किए और अपनी चीजों को इन्होंने वहां पे रीनेगोशिएशन करके इन्होंने ऐड की बहुत सारी। आप देख लें, IMF कह रहा है ना कि इन्होंने रीनेगोशिएशन, मैंने पहले कहा IMF का एक इशू होता है कि आप स्ट्रिक्ट इकोनॉमी अपना उसका जो सिस्टम है वो स्ट्रिक्ट रखें और हमें रीपेमेंट कैसे देंगे, हमें पैसे वापस कैसे करेंगे। लेकिन तो IMF ने तो आपकी गवर्नमेंट को चार्जशीट किया है न्याजी साहब। सुने ना, हम अब 5 साल पूरे करते हैं ना, हम पे चार्जशीट आती ना। आज ये लोग जो है, हमने तो बिजली की कीमतें भी कम की, हमने पेट्रोल की कीमतें भी कम की, हमने यही हम थे ना। ठीक हो गया, हम कर रहे थे, तो इन्होंने तो संभाली है। तो फिर इन्होंने तो मुल्क का मतलब महंगाई आज 40% है, आज 40% पे लोगों के अब तो या वो बिजली का बिल दें या वो एक वक्त का खाना भी उनका चला गया है। आज देखें कि हर घर में आपके इमरान कितना बिल आया है। आपको कम से कम अगर आपका एक छोटा सा भी फ्लैट है तो आपको 50-60 हजार 70 हजार से कम बिल नहीं आया होगा। अगर मुझे पता है गरीब आदमी को जिसका एक पंखा था, 2 बल्ब थे, फ्रिज की मैं बात ही नहीं कर रहा, उसको भी 5-5 10-10 हजार रुपए बिल आया है। नहीं साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जितने आप बिल बता रहे हैं, मैं आपको तस्दीक कर दूं कि इससे भी ज्यादा बिल आए हैं और गवर्नमेंट जो है इस हवाले से कुछ नहीं कर पा रही। सबसे बड़ा क्या है? ठीक हो गया, किसानों को, पाकिस्तान पंजाब के लोगों को 10-10, 5-5, 7-7 लाख रुपए उनके ट्यूबवेल्स के बिल है, वो कहां से अदा करेंगे? आपकी गंदम क्राइसिस जो आएगी वो हम कैसे मीट करेंगे? ये बहुत बड़ा बुरान आने वाला है। आपका पॉइंट आ गया। शौकत पराचा साहब से भी बात करूंगा और उनसे पूछूंगा, इन दोनों ने अगर इतने अच्छे काम किए हैं तो फिर मुल्क के हालात तो ये नहीं बता रहे कि इनके साथ कोई अच्छा काम हुआ है। इसी पर बात होगी लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शौकत पराचा साहब, एक बात समझ नहीं आ रही कि जो भी सियासी जमात है उसको उठा के आप देख लें, वो यही कहते हैं कि इस मुल्क को ठीक सिर्फ हम ही कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि फिर मुल्क अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? आखिर कमी कहाँ रह गई आपके ख्याल में? देखिए, कोर ऑफ द क्वेश्चन यही है कि 75 साल में आखिर हम कहाँ रह गए और हमारे इधर उधर वाले हमसाए कहाँ पहुँच गए, या वो मुल्क, वो ममालिक जो हमें 50s में कॉपी किया करते थे। कोलंबो प्लान की बात कर रहा हूँ, जो कि साउथ कोरिया लेके गया इधर और साउथ कोरिया डेवलप हो गया, या वो कौमें जो हमारे बराबर में 19 सालों में आज़ाद हुई थी वो बहुत आगे चली गई। और दूर मत जाइए, इंडियन इकानमी की भी मैं बात कर लेता हूँ कि 5th लार्जेस्ट इकानमी बन गई ग्रेट ब्रिटेन की इकानमी को पीछे छोड़कर। तो ये बुनियादी सवाल है और इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि 1 + 1 = 2 की मैं बात कर दूं, इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन हैं, बड़े डीपर इश्यूज हैं। लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ इट, क्राइसिस जो अभी है वो आज का नहीं है, वो 2014 का जब धरना आया था उसके बाद तो हमारी दुकान बंद पड़ी है ना। दुकानदार की दुकान 8 साल से बंद पड़ी है, हम लड़ झगड़ रहे हैं और हम कहते हैं कि हम जो दुकान जब चल रही थी, सेल हो रही थी, प्रॉफिट आ रहा था, तो हम उसी तरह खाएं, उसी तरह पिएं। ये वो नहीं, क्राइसिस की बात की है 2014 के बाद हम सियासी क्राइसिस है, ये सियासी जमातों को मतलब सूट करता है। देखें, क्राइसिस सियासी जमातें अगर इनका मंशूर एक हो, इनकी अप्रोच एक हो, तो फिर एक ही सियासी जमात रह जाए ना, फिर तो CPI बन जाए, CPC बन जाए। वो बात नहीं है। हर सियासी जमात का अपना मंशूर है, हर सियासी जमात अपने पे एजेंडे पे चलती है। मसलन मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान आज भी खड़ी है उस पर, मुस्लिम लीग नून है डेवलपमेंट के हवाले से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, PTI सोशल जस्टिस पे हम कह सकते हैं, जो इमरान खान कहते हैं कि मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा। हर सियासी जमात का अपना अपना एजेंडा रखना, मंशून रखना गुनाह नहीं है। लेकिन जब बिल्कुल ही मसलन अभी न्याय साहब फरमा रहे थे कि हमारी हुकूमत 5 साल रह जाती, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ भी रह जाता। फिर मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ आप धरना क्यों लेके आए थे? फिर तो कुछ भी ना होता। फिर आसिफ जरदारी जब सदर थे 5 साल, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को कैसे हटाया गया? यानी वो आइन की पासदारी कर रहे थे 248 के तहत, वो आर्टिकल 240 के तहत 48 के तहत वो खत नहीं लिखना चाह रहे थे, उनको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपने हटा दिया। फिर दानियाल अजीज चौधरी, फिर तलाल चौधरी, फिर निहाल हाशमी, ये जो अभी केस लगा हुआ है जिनकी मैं बात कर रहा था, अभी तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है, अब फिर वो एग्जाम्पल्स भी सेट हुई। तो आप किसी को कहें कि नहीं जी ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, प्रॉब्लम तो गवर्नेंस का है, गवर्नेंस का क्राइसिस है। ऊपर से इंस्टेबिलिटी आ गई। इंस्टेबिलिटी हर वक्त रही हमारे सर पे, हर दौर में रही, और शुक्र है ये 3 असेंबलियां अपनी मुद्दत तो पूरी करने लग गई, वरना तो पाकिस्तान में किसी असेंबली ने मुद्दत पूरी नहीं की थी। और अब भी किसी वजीर आजम ने, पाकिस्तान में किसी वजीर आजम ने टर्म पूरी नहीं की। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे थे कि मैं पूरी कर जाऊंगा, इमरान खान कह रहे थे मैं पूरी कर जाऊंगा, इमरान खान ने अपनी टर्म पूरी नहीं की, तो बाकी तो अपनी जगह पर रह गए। तो ये क्राइसिस है हमारा। ठीक हो गया जी। दानियाल साहब देखें, जो चीजें पीपल्स पार्टी के साथ हुई, जो चीजें मुस्लिम लीग नून के साथ हुई, वही PTI के साथ हो रही हैं, कुछ नया नजर नहीं आ रहा। देखें जी, क्या नया आपको क्या नज़र आए? आपने बात की कि इस मुल्क को तमाम जमातें क्लेम करती हैं कि हमने बेहतर कर दिया। देखिए, यहाँ मैं अपने बड़े भाई नियाज़ साहब की बात सुन रहा था पहले। देखिए, जब हम हुकूमत में आए थे तो पाकिस्तान का सबसे बड़े 2 बड़े मसले थे, एक दहशतगर्दी और दूसरा बिजली का बहरान। सबसे बड़ा मसला था। हमने दहशतगर्दी को हल किया, उसके इशूज़ को पाक फौज के साथ शाना बशाना, और हमने 21,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन की। हमने वॉर फुटिंग पे बिजली के हर इश्यूज को एड्रेस किया, जो पिछले 15 साल से हुकूमतें नहीं कर सकी थी। हमने पाकिस्तान, जो इस रीजन की स्लोएस्ट इकोनॉमी थी, उसको ब्लूमसबर्ग और इकोनॉमिस्ट कहना शुरू हो गए कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द रीजन है।
रुपए को कहने शुरू हो गए इट्स द मोस्ट स्टेबल करेंसी ऑफ द रीजन है। और पाकिस्तान को अंडर डेवलप्ड से सिंस 1947 जब से आपका मुल्क बना हुआ है, जो अंडर डेवलप्ड नेशन था उसको डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिला। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ी, मैं ग्रोथ शोध की तो बात कर ही नहीं रहा, सबसे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपसे तो उम्मीद थी कि डॉलर की कीमत कुछ कम होगी, लेकिन डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। बात सुने, हमने डॉलर को वापस 105 पे जाके रोका हमने डॉलर पे। मुझे बताएं, हमें फिर मेरी बात वही है कि हमें टाइम मिला और हमने डिलीवर किया। इनके पास ऐसा क्या मंत्र है कि 8 साल हो गए हैं, 5 साल इन्होंने केपीके में, 4 साल इन्होंने यहां गुजारे हैं, ऐसा क्या मंत्र है? ये ऐसे वो 300 इकोनॉमिस्ट किधर हैं जिन्होंने 4 साल में नहीं किया तो अगले 6 महीने में कर लेते? मुझे बताएं, इनके पास क्या वो तावीज है कि उनको तावीज घोल के पिलाना था और सारी चीजें ठीक हो जानी थी? आप मुझे बताएं कि ऐसे वो 300 इकोनॉमिस्ट किधर थे? ये तो गवर्नर हाउसेस को, जिन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस को पार्क बनाना था, ये वो नहीं बना सके। इन्होंने गरीब को सस्ती रोटी का वादा किया था, इन्होंने पाकिस्तान में कारोबार को ग्रोथ की बात की थी। ये इतनी फैशिस्ट हुकूमत है, ये टैक्स पे टैक्स लगाती रही और आपकी मुल्क की इकोनॉमी को नीचे करते रहे। ये एमनेस्टी स्कीम्स दे दे के अपनी, पाकिस्तान को सबसे लार्जेस्ट एमनेस्टी स्कीम दी, उससे कोई टैक्स कलेक्शन अपना भरम रखते रहे। इनका 3.5 साल टैक्स कलेक्शन उससे कम रहा जो हमारे टाइम से था। 4000 अरब से कम टैक्स कलेक्शन था। 8000 अरब का टैक्स हदफ था इनका, लेकिन ये हदफ नहीं अपना पूरा कर सके। ठीक हो गया जी, आपका पॉइंट आ गया। इन्होंने सब कुछ नहीं, एक ब्रेक मुझे लेनी है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने कह दिया है कि इमरान खान अमेरिका मुखालिफ बयान देकर अमेरिकियों से छुपकर मुलाकातें कर रहे हैं। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, और जो पहली मुलाकातें थी उन पर इमरान खान को एतराज़ होता था, अब खुद भी मुलाकातें कर रहे हैं। तो कौन सी मुलाकातें ठीक हैं, कौन सी गलत हैं, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो नियाज़ी साहब, आजकल तो अमेरिकियों के साथ बड़ी दोस्ती हो गई है, और पहले तो साजिश चल रही थी उनकी जानिब से, अब बड़ी दोस्तियां हो गई हैं, रोज़ रोज़ मुलाकातें हो रही हैं। चक्कर क्या सर, दोस्ती हो गई आपकी, और कहाँ गया वो साजिश का बयानिया फिर? नियाज़ी साहब सुन सकते हैं आप हमें? ठीक हो गया, पराचा साहब के पास चलते हैं। जी पराचा साहब ये बताइए, ये जो, लेकिन जी न्याज़ी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? बताइए फिर, इमरान खान साहब की बड़ी मुलाकातें हो रही हैं अमेरिकियों से, क्या वजह है जी इसकी? पहले तो ये गलत होती थी मुलाकातें, उस वक्त की ऑपोजिशन से जब मुलाकातें होती थी। इमरान, पहली बात तो ये है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि आप कौमों के साथ, आप मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब करें। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम वो पॉलिसीज जो पाकिस्तान के मफाद में है, यानी कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज नहीं करते, हम वो ताल्लुकात चाहते हैं, हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप कौमों के साथ या मुल्कों के साथ तक खत्म कर दें। हम खत्म करने के हक में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी जो है वो अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर है और वो प्रोफेशनल है। नियाज़ी साहब, फिर ऐसी क्या वजह है कि फवाद चौधरी साहब इन मुलाकातों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? एक मुलाकात का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि 3 साल पुरानी मुलाकात है, बाद में बात खुल गई। मेरी बात सुने ना, उसके ऊपर बनी गाला के स्पोक्समैन ने अपना रिएक्शन दे दिया और उसके कंटेंट पे भी उन्होंने बता दिया, तो उसमें कोई इतनी अचंभे वाली बात तो नहीं थी जिसको इतना नॉन इशू को इशू बनाया जाता। ठीक है जी। शौकत पराचा साहब, आप क्या समझते हैं ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसकी क्या वजह है? और पहले जो इमरान खान साहब कहते थे कि जी क्यों अमेरिकी सिफारतकार अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलता है, तो खान साहब अब अमेरिकियों से मिल रहे हैं, तो उन मुलाकातों इन मुलाकातों में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए, रीच आउट रखते हैं, वो भी रखते हैं, और सियासी जमातों को भी रखना पड़ता है। और जब खान साहब ने ये एक रुका लहराया था यहाँ इस्लामाबाद वाले जलसे में, उस वक्त भी वो एक ख़ास एडमिनिस्ट्रेशन की या डिप्लोमेट की बात कर रहे थे। अदरवाइज़ तो खान साहब ने ख़ुद भी, आपको याद है जब गए थे तो पाकिस्तानियों से जलसा भी किया था, वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया था। बहुत सारे लोग हैं जो PTI के फॉलोअर हैं विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल, जिसको पॉलिटिकल रेटरिक कहते हैं, वो अपनी जगह पर। और ये भी बता दूं
कि कोई दूसरा मुल्क होगा वो भी खान साहब के साथ ज़रूर रीच आउट करेगा। पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में नए सफ़ीर आए 4 साल के बाद अमेरिका के, और वो गए जनाब उधर तुरखम का उन्होंने दौरा किया, KP हुकूमत के वो मेहमान थे। आपने देखा नहीं था तैमूर झगड़ा साहब कितने खुश थे, कितने खुशी खुशी वो अमेरिकन एम्बेसडर को रिसीव कर रहे थे, अपनी कुर्सी पे बिठा के साथ पे बैठे हुए थे। तो रीच आउट किया जाता है। मेरे लिए वो बातें अजीब थी कि अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। खान साहब खुद भी कह रहे थे कि हमारा ताल्लुक है, हम तो चाहते हैं। जो अभी न्याई साहब ने बात की वो आज भी वही बात इमरान खान कहते हैं, उस वक्त भी कह रहे थे कि हम कोई गुलाम हैं। मुलाकातें अगर पहले किसी और के हवाले से मना किया जाए तो वो भी गलत है, और आज अगर कोई और मना कर रहा है कि मुलाकातें कमी के बाद दानियाल चौधरी साहब भी गलत है। मुलाकातें इमरान खान की मुलाकातों के बाद होती रहती हैं। इमरान खान की मुलाकातों के बाद अगर आपकी गवर्नमेंट को कुछ हो जाता है तो फिर आप भी कहेंगे अमेरिकी साजिश से गई गवर्नमेंट? नहीं, देखिए ये तो बड़ी बच्चों में बचकाना बात है कि जिसने बात की वो गद्दार, वो अंदर हो तो एस्टेब्लिशमेंट हो तो वो गद्दार, जो इदारे हो तो वो गद्दार। ये देखिए ये इमेच्योर बातें हैं कि एक तरफ वो गद्दार है, दूसरी तरफ आप किसी को बुला के शामिल दे रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान की और हमारी और आपकी सूबे की और अमेरिका की दोस्ती आगे बढ़ेगी। साथ आप डिप्लोमेसी के लिए अपने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को ठीक है जी। लेकिन कथा कलामी की माजरत दानियाल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमजद खान न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत राजा साहब आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई मुल्क किसी का दुश्मन भी नहीं होता, किसी का दोस्त भी नहीं होता, सिर्फ उनके बाहमी मुफादात होते हैं और उसकी वजह से ये मुल्क आपस में चलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।